हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को नमस्कार, सभी का वेलकम इस क्लास में। यू ऑल आर वेलकम टू दिस क्लास। इस लाइव क्लास में जितने स्टूडेंट्स ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं वो कंफर्म करेंगे क्विकली आपका ऑडियो वीडियो एक्सेसिबल है। ऑल स्टूडेंट्स इन द लाइव क्लास हु हैव ऑलरेडी ज्वाइंड, प्लीज कंफर्म योर ऑडियो वीडियो इज ओके सो दैट वी कैन स्टार्ट। अगर आप रिकॉर्डेड वर्जन को वॉच कर रहे हैं तो आपको कंफर्म करने की जरूरत नहीं है। तो चलें शुरू करते हैं। ये डिस्कशन हमारा केस स्टडी क्वेश्चंस के ऊपर है जो प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ बैंकिंग के पेपर को रिलेट करते हैं। ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो पूछे जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इन क्वेश्चंस को। ये हमारा पहला केस स्टडी क्वेश्चन है और ये हमारी नॉमिनेशन जो है अकाउंट्स के अंदर उस फैसिलिटी को लेकर के ये क्वेश्चन है। तो चलिए पहले इसका इंफॉर्मेशन रीड करते हैं। Nomination rules for bank accounts are provided under section 45Z A to ZF of Banking Regulation Act। तो कहाँ पे हैं ये रूल्स, ये प्रोविजंस? सेक्शन 45Z से लेके ZF बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में। Nomination transactions are regulated according to Banking Companies Nomination Rules 1985। इस एक्ट के अंतर्गत नॉमिनेशन से रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शंस हैं उनके लिए बनाए गए हैं बैंकिंग कंपनीज नॉमिनेशन रूल्स 1985। नॉमिनेशन फैसिलिटी इज अवेलेबल फॉर डिपॉजिट अकाउंट्स नंबर 1, फॉर लॉकर्स नंबर 2 एंड सेफ डिपॉजिट ऑफ आर्टिकल अकाउंट्स दैट इज नंबर 3। You are required to solve the following issues raised by the customers in connection with the nomination। तो कुछ इश्यूज आपको प्रोवाइड करे जाएंगे तो आपने उन इश्यूज को सॉल्व करना है। तो चलें देखते हैं ये क्या क्या इश्यूज हैं। तो दिस इज फर्स्ट इशू। पार्टनरशिप फर्म ABC एंड प्रोप्राइटरशिप फर्म X रिक्वेस्टेड टू प्रोवाइड देम नॉमिनेशन फैसिलिटी। तो आप क्या करेंगे? तो ये प्रश्न आपके सामने है। यस, व्हाट विल बी योर आंसर? तो देयर इज ए पार्टनरशिप फर्म ABC and there is a proprietorship firm X। so they have requested to provide them nomination facility। let us say कि उनका करंट अकाउंट है, हम ये अज्यूम कर लेते हैं। तो उस करंट अकाउंट में बिकॉज दे विल बी डूइंग बिजनेस और बिजनेस कर रहे हैं तो दे विल बी मेंटेनिंग करंट अकाउंट। लोन अकाउंट में तो नॉमिनेशन पॉसिबल नहीं है। तो व्हाट द बैंक विल डू, तो बैंक इसमें क्या करेगा, क्या करेंगे आप? फ्रेंड्स, नॉमिनेशन रूल्स के मुताबिक जो प्रोप्राइटरशिप फर्म है उसमें नॉमिनेशन परमिटेड है, लेकिन जो पार्टनरशिप फर्म है उसमें नॉमिनेशन परमिटेड नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू नॉमिनेशन रूल्स नॉमिनेशन इज अलाउड फॉर प्रोप्राइटरशिप फर्म्स, यानी फर्म X के अकाउंट में नॉमिनेशन दिया जा सकता है, बट इट इज नॉट अवेलेबल इन केस ऑफ पार्टनरशिप और ए कंपनी और ए ट्रस्ट और HUF, क्योंकि ये सारे के सारे नॉन इंडिविजुअल्स हैं। प्रोप्राइटर फर्म क्योंकि वो इंडिविजुअल या ओनर या प्रोप्राइटर फर्म दोनों को एक ही माना जाता है, इसलिए प्रोप्राइटर फर्म के केस में इट इज़ अलाउड। इन अदर नॉन इंडिविजुअल अकाउंट्स इट इज़ नॉट अलाउड। आई होप दिस रूल इज़ वेरी वेरी क्लियर। तो चलें अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। Z हैज़ अ सेविंग बैंक अकाउंट वेयर T हैज़ बीन नॉमिनेटेड। Z wants to cancel this and make a fresh nomination in favor of S, which form shall be used? Z ने ऑलरेडी T को नॉमिनेट किया हुआ है। अब Z इस नॉमिनेशन को कैंसिल करना चाहता है। कैंसिल करने के लिए वो कौन सा फॉर्म यूज़ करेगा, तो ये हमारा क्वेश्चन है। और अब वो नॉमिनी किसको बनाएगा? S को नॉमिनी बनाएगा वो। तो इस केस में फॉर्म कौन सा यूज होगा? सो विच फॉर्म शैल बी यूज्ड?
सो डिपॉजिट अकाउंट्स के अंदर हमारे पास DA फॉर्म्स होते हैं। DA मीन्स डिपॉजिट अकाउंट। तो डिपॉजिट अकाउंट फॉर्म्स में कौन सा फॉर्म यूज किया जाएगा? फ्रेंड, इसमें यूज किया जाएगा कैंसलेशन के लिए फॉर्म DA3। सो कैंसिल किया जा सकता है किसी भी समय और उसके लिए फॉर्म DA3 को यूज किया जाएगा। तो इट शैल बी यूज्ड विच प्रोवाइड्स फॉर वेरिएशन ऑफ नॉमिनेशन। तो इसमें नॉमिनेशन का वेरिएशन परमिटेड रहेगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। P has a current account and he wants to nominate PQR a partnership firm where he is a partner. So P के नाम से एक करंट अकाउंट है, इसमें वो नॉमिनेशन करना चाहता है। यस, ही कैन वेरी मच डू द नॉमिनेशन बिकॉज ये इंडिविजुअल अकाउंट है। और नॉमिनी वो किसको बनाना चाहता है? PQR को, एक पार्टनरशिप फर्म है जिसमें वो पार्टनर भी है। तो हाउ वुड यू लुक इनटू दिस रिक्वेस्ट? सो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आपके सामने क्या होगा? सारे के सारे क्वेश्चन अपने आप में भी एक एक केस स्टडी है। सो क्वेश्चन नंबर 3, क्या आंसर देंगे आप? क्या उसका नॉमिनेशन अलाउ करेंगे या नॉमिनेशन अलाउ नहीं करेंगे? क्वेश्चन नंबर 3, क्या आंसर रहेगा? फ्रेंड्स, ये नॉमिनेशन एक्सेप्ट नहीं हो सकता क्योंकि जो नॉमिनेशन करना है वो इंडिविजुअल अकाउंट में होता है और इंडिविजुअल पर्सन ही नॉमिनी हो सकता है। दोनों सिचुएशंस एक जैसी हैं। जो नॉन इंडिविजुअल्स हैं उनको नॉमिनेट नहीं किया जा सकता। सो P नॉमिनेशन तो कर सकता है, लेकिन अगर वो करेगा तो किसी इंडिविजुअल पर्सन के नाम से करेगा। फॉर एग्जाम्पल, सो PQR फर्म के अंदर अगर वो चाहे तो R को या Q को वो नॉमिनी बना सकता है, लेकिन PQR फर्म ये नॉमिनी नहीं बन सकती। सो दोनों बातों का ध्यान रखना है। डिपॉजिट अकाउंट में नॉमिनेशन इंडिविजुअल के अकाउंट के लिए एप्लीकेबल है और इंडिविजुअल को ही नॉमिनी बनाया जा सकता है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। K हैज़ ए लॉकर जॉइंटली ऑपरेटेड विद J। दे वांट टू नॉमिनेट B, C एंड D। तो अब एक नया क्वेश्चन आ गया, एक नई प्रॉब्लम आ गई, एक नया केस आ गया। K और J उनका लॉकर है जिसको जॉइंटली ऑपरेट किया जा सकता है। दे वांट टू नॉमिनेट B, C एंड D। इनको वो नॉमिनेट करना चाहते हैं, तो क्या उनको सलाह देंगे? विल यू एक्सेप्ट दिस? इफ यस, वाई? और यू विल नॉट एक्सेप्ट इट, देन अगेन वाई? तो क्या सलाह देंगे उसको? सो व्हाट एडवाइस यू आर गोइंग टू गिव देम? क्वेश्चन नंबर 4, क्या आंसर बनता है क्वेश्चन नंबर 4 के लिए? नॉमिनेशन रूल्स में प्रोविजंस क्या है उसी को हमने फॉलो करना होगा। फ्रेंड्स, नॉमिनेशन प्रोविजंस के मुताबिक अगर कोई लॉकर जॉइंटली ऑपरेटेड है तो इंडियन बैंक्स एसोसिएशन की एडवाइस के मुताबिक ज़्यादा से ज़्यादा 2 लोगों को हम नॉमिनेशन के लिए ले सकते हैं। तो यहाँ पे B, C, D तीनों को वो नॉमिनेट नहीं कर सकते हैं। इन दोनों में से वो किसी 2 को पिकअप कर सकते हैं। Hence K and J can choose any 2 of B, C and D, not all the 3. तो किसी 2 को वो नॉमिनी बना सकते हैं। सो दिस इज ऑल्सो क्लियर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। जॉन इज PIO, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, जिनका FCNRB अकाउंट है, एंड ही वांट्स टू नॉमिनेट मैरी हु इज लिविंग इन USA। सो जॉन इंडिया के बाहर का पर्सन है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है। सो नॉन रेजिडेंट पर्सन है, उसका हमने FCNR अकाउंट ओपन किया हुआ है। इस अकाउंट में वो मैरी को नॉमिनेट करना चाहता है। हो सकता है जॉन USA में ही रहते हों,
और ये भी हो सकता है कि जॉन किसी और कंट्री में रहते हों और वो नॉमिनेट किन को करना चाहते हैं, मैरी को, और मैरी यूएसए में रहती हैं। तो क्या हम इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेंगे या रिक्वेस्ट नहीं करेंगे? तो इसमें दो इश्यूज आ गए। पहली बात, क्या नॉन रेजिडेंट अकाउंट्स के अंदर नॉमिनेशन की फैसिलिटी अवेलेबल है, दैट इज नंबर 1। सेकेंडली, क्या कोई पर्सन जो नॉन रेजिडेंट है वो नॉमिनी अपॉइंट हो सकता है? तो इन दोनों ही क्वेश्चन की हमने आंसर प्रोवाइड करना है। क्वेश्चन नंबर 5, क्या आंसर लगता है आपको, क्या आंसर बनता है क्वेश्चन नंबर 5 के लिए? सो व्हाट इज आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 5? रूल क्या कहते हैं? रूल कहते हैं कि डिपॉजिट अकाउंट्स में वो डिपॉजिट अकाउंट, चाहे डोमेस्टिक डिपॉजिट हो चाहे नॉन रेजिडेंट डिपॉजिट हो, दोनों के अंदर नॉमिनेशन की फैसिलिटी अवेलेबल है। तो दिस मीन जॉन नॉमिनेशन तो कर सकता है। अब सेकंड क्वेश्चन ये रह गया कि मैरी जो नॉन रेजिडेंट है, क्या उसे नॉमिनी बनाया जा सकता है? अब रूल क्या कहते हैं? रूल कहते हैं कि जो नॉमिनी है वो रेजिडेंट भी हो सकता है और नॉन रेजिडेंट भी हो सकता है। तो इस केस में नॉमिनी नॉन रेजिडेंट है, तो दिस मीन दिस रिक्वेस्ट कैन बी एक्सेप्टेड। Nomination facility is available for non-resident accounts. Further, non-residents can be nominated. तो ये इश्यू भी हमारा कंप्लीट हुआ। सो छोटी छोटी 5 केस स्टडीज बन गई हमारी। तो एक हमारे पास केस और है। A and B had joint FD account where W is nominee. A and B का joint account है, वहाँ पे W नॉमिनी है। A and B have expired and W wants payment before maturity. A और B दोनों एक्सपायर कर चुके हैं और W पेमेंट मांगता है बिफोर मैच्योरिटी। तो इस केस में आप क्या करेंगे? क्या उसको पेमेंट देंगे बिफोर मैच्योरिटी या पेमेंट उसको नहीं देंगे बिफोर मैच्योरिटी? अगेन वी हैव टू फॉलो द रूल ओनली। So question number 6, what shall be the answer? So एक बात तो तय है, अगर दोनों की डेथ हो चुकी है तो इस अकाउंट में ये पैसा नॉमिनी ही विड्रॉ कर सकता है। तो दिस बात इज ओके। नाउ क्वेश्चन सिर्फ ये है कि क्या एफडी जो मैच्योर नहीं हुई डब्ल्यूस की पेमेंट ले सकता है या नहीं ले सकता? तो यहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नॉमिनेशन के रूल्स नहीं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के एफडी के रूल्स हमें अंडरस्टैंड करने पड़ेंगे। सो प्री मैच्योर पेमेंट एफडी के अंदर नॉमिनी या सर्वाइवर ये पेमेंट प्री मैच्योर एफडी का ले सकते हैं, लेकिन अकेले नहीं ले सकते। इनको ज्वाइन करेंगे लीगल हेयर्स ऑफ द डिसीज्ड पर्सन्स। यानी इस केस के अंदर ये जो पेमेंट की जाएगी ज्वाइंटली वो डब्ल्यू को और ए एंड बी के लीगल हेयर्स को, अगर ये पेमेंट बिफोर मैच्योरिटी लेनी है। लेकिन अगर ये पेमेंट आफ्टर मैच्योरिटी लेनी है तो फिर ये पेमेंट डब्ल्यू को ही की जाएगी। तो दिस इज द लीगल पोजीशन एंड आई एम श्योर इस लीगल पोजीशन के बारे में हमें पूरी तरह से क्लैरिटी हो चुकी होगी। तो आई होप इस केस स्टडी को आपने काफ़ी कुछ इसमें अंडरस्टैंड किया होगा। तो पहले आपके काम की एक और बात बता देते हैं फ्रेंड, हमारे YouTube चैनल के ऊपर जहां आपने इस केस स्टडी को वॉच किया तो वहां पे हम डेली बेसिस के ऊपर फ्री लाइव क्लासेस को कंडक्ट करते हैं। हमारी फ्री क्लासेस में हम JIB, CIB और प्रमोशन एग्ज़ाम इनको कवर करते हैं, जिसमें कॉन्सेप्ट डिस्कस होते हैं, उससे बेस्ड क्वेश्चंस डिस्कस होते हैं, प्रैक्टिस होती है थ्रू क्वेश्चंस और केस स्टडीज़ की भी प्रैक्टिस की जाती है जहां तक पॉसिबल हो सकता है। सो दिस मीन्स अगर आप इन क्लासेस को यूज़ कर रहे हैं
तो फिर आपको बहुत बेनिफिट हो रहा होगा। लेकिन अगर आप इनको यूज़ नहीं कर रहे तो आप बहुत कुछ इम्पॉर्टेंट है जिसको आप मिस कर रहे होंगे। तो चलिए इनको मिस ना किया जाए। आगे के लिए आप इन क्लासेस को वॉच करिए और पुरानी काफ़ी सारी क्लासेस आपको चैनल के ऊपर अभी भी मिल जाएंगी, तो आप उनका बेनिफिट ले सकते हैं। तो चलें अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन के ऊपर। अब हम बात करेंगे गार्निशी ऑर्डर की। सो ये केस स्टडी गार्निशी ऑर्डर की है। तो देखें केस स्टडी क्या है। बी ए कस्टमर ऑफ द बैंक इज एसोसिएटेड विद फ्यू अकाउंट्स इन योर ब्रांच। तो बी आपका कस्टमर है, आपकी ब्रांच के उसका साथ उसका अकाउंट है, लेकिन वो कुछ अकाउंट्स में एसोसिएटेड है आपकी ब्रांच के अंदर ही। तो देखें ये कौन कौन से अकाउंट्स है। फर्स्ट सेविंग बैंक अकाउंट है उसके नाम से, जहां पे डब्लू ऑपरेट भी कर सकती हैं अकाउंट को, यानी डब्लू उसकी वाइफ मैंडेट होल्डर है, उनको अथॉरिटी दिया उन्होंने कि वो अकाउंट को ऑपरेट कर सकती हैं। नंबर 2, अनदर सेविंग बैंक अकाउंट इन द नेम ऑफ हिज माइनर डॉटर एम। तो ये दूसरा सेविंग बैंक अकाउंट है जिसको बी ऑपरेट करते होंगे, उन्होंने ओपन किया होगा और ये अकाउंट उनकी माइनर डॉटर एम के नाम से है। 3, तो उनका एक लॉकर है अकाउंट के अंदर, उनके नाम से ही वो लॉकर है। 4, एक एफडी अकाउंट है उनका ज्वाइंटली विद हिज वाइफ डब्लू, इसकी मैच्योरिटी अभी 2 साल के बाद ड्यू होने वाली है। इसके अलावा उनका ओवरड्राफ्ट अकाउंट है इन द नेम ऑफ ए प्रोप्राइटरशिप फर्म, जिसमें अभी क्रेडिट बैलेंस खड़ा हुआ है। और एक अकाउंट और है जिसके साथ वो एसोसिएटेड है। देयर इज ए करंट अकाउंट ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म ABC वेयर ही इज ए पार्टनर। तो इन सभी 6 अकाउंट्स को एक बार आप ध्यान से अंडरस्टैंड कर लीजिए, क्योंकि इसी लाइट में हमने क्वेश्चन के आंसर्स देने हैं। अब हमने आंसर क्या देना है। ए गार्निशी ऑर्डर इज रिसीव्ड इन हिज नेम। तो गार्निशी ऑर्डर किसके नाम से आ रहा है। सो गार्निशी ऑर्डर आ रहा है इन द नेम ऑफ बी। व्हाट इज स्टेटस ऑफ एप्लीकेबिलिटी ऑफ ऑर्डर विद रीजंस। हमने बताना है इन अकाउंट्स के ऊपर गार्निशी ऑर्डर एप्लीकेबल होंगे या नहीं होंगे, और साथ में रीजंस बताने हैं, एक एक करके हमें बताना है। तो बताइए पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। व्हाट विल बी आंसर टू द फर्स्ट क्वेश्चन। यस बता दीजिए। गार्निशी ऑर्डर इज ए क्वाइट पॉपुलर टॉपिक, आई एम श्योर आप इसका आंसर बता पाएंगे। जरा बता दें इसका आंसर क्या बनता है क्वेश्चन नंबर 1 के लिए। फ्रेंड क्वेश्चन 1 के लिए ये अकाउंट उनके नाम का ही, बी के नाम का ही अकाउंट है, डब्ल्यू इसमें केवल मैंडेट होल्डर हैं। तो यहाँ पे उन्हीं के नाम का अकाउंट है, उन्हीं के नाम का ऑर्डर है, तो ऑर्डर विल बिकम एप्लीकेबल। तो ऑर्डर इज एप्लीकेबल बिकॉज ऑर्डर एंड अकाउंट नेम इज इन सेम नेम सेम कैपेसिटी, एक ही नाम से है और इंडिविजुअल की कैपेसिटी में है, तो इसलिए ऑर्डर एप्लीकेबल बन जाएगा। लेट अस नाउ गो टू नंबर 2। तो व्हाट विल बी आंसर फॉर नंबर 2। तो यहाँ पे जो अकाउंट है वो उनके नाम से नहीं है, अकाउंट तो उनकी माइनर डॉटर का है। सो ऑर्डर बी के नाम से है, अकाउंट एम के नाम से है, तो यहाँ पे ये ऑर्डर एप्लीकेबल नहीं बन सकता। सो ऑर्डर इज नॉट एप्लीकेबल सिंस अकाउंट होल्डर इज नॉट बी, अकाउंट होल्डर इज माइनर एम। तो ये हुआ हमारा 2 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अभी चलते हैं 3 नंबर के ऊपर। ए लॉकर अकाउंट इज इन हिज नेम। तो देयर इज ए लॉकर अकाउंट ऑल्सो। तो क्या ये लॉकर अकाउंट अटैच हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3। तो व्हाट विल बी द सिचुएशन। फ्रेंड गार्निशी ऑर्डर उसकी एक कंडीशन रहती है। सो गार्निशी ऑर्डर केवल डिपॉजिट अकाउंट में एप्लीकेबल होता है, जहां पे बैंकर कस्टमर का रिलेशनशिप, बैंक उसमें डेटर होता है
और कस्टमर उसमें क्रेडिटर होता है। सो बी क्रेडिटर होगा, जैसे हमने इस 1 नंबर केस में देखा था। 1 नंबर केस में 1 नंबर केस में ये एप्लीकेबल इस वजह से हो गया था क्योंकि ये डिपॉजिट अकाउंट था, वहाँ पे रिलेशनशिप डेटर क्रेडिटर की थी। तो लॉकर अकाउंट में ये एप्लीकेबल नहीं होगा। सो गार्निश इज एप्लीकेबल फॉर दोज अकाउंट्स वेयर रिलेशनशिप इज दैट ऑफ डेटर एंड क्रेडिटर। इन लॉकर्स रिलेशनशिप इज दैट ऑफ लेसर एंड लेसी। तो जब हम इन क्वेश्चन के आंसर दे रहे हैं तो साथ में हमें रीजंस भी बताने हैं कि जो भी आंसर हम दे रहे हैं उसका रीजन क्या है। यही तो पूछा गया है क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन नंबर 4, एफडी अकाउंट जॉइंटली विद वाइफ, इट इज मैच्योरिंग आफ्टर 2 years। तो इस केस में क्या पोजीशन होगी? यहाँ पे ऑर्डर जो है वो बी के नाम का है और डिपॉजिट अकाउंट बी एंड डब्ल्यू के नाम का है। तो यहाँ पे इट इज नॉट सेम नेम, तो दैट मीन द ऑर्डर विल नॉट बिकम एप्लीकेबल। अब हम चलते हैं 5th क्वेश्चन के ऊपर। ओवरड्राफ्ट इन हिज प्रोप्राइटरशिप फर्म्स नेम विच शोज क्रेडिट बैलेंस एट प्रेजेंट। तो ओवरड्राफ्ट बी की प्रोप्राइटरशिप फर्म है, उसके नाम से है और इस समय वो अकाउंट क्रेडिट बैलेंस दिखा रहा है। फ्रेंड्स, बैंक या दूसरे पर्पस के लिए इंडिविजुअल को या फर्म को 2 पर्सन्स नहीं माना जाता, एक ही पर्सन माना जाता है। और यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस है, सो जब क्रेडिट बैलेंस है दैट मीन रिलेशनशिप डेटर क्रेडिटर की है, तो दिस मीन इट विल बी एप्लीकेबल, तो ये एप्लीकेबल बन जाएगा। एंड लास्ट, करंट अकाउंट ऑफ पार्टनरशिप फर्म ABC वेयर ही इज ए पार्टनर। तो करंट अकाउंट किसका है? ABC का है, फर्म का है, उसमें वो पार्टनर है। तो किसके नाम से ये ऑर्डर है? ऑर्डर बी के नाम से है। सो दिस मीन दिस विल नॉट बिकम एप्लीकेबल, तो ये एप्लीकेबल नहीं बनेगा। तो इससे हमारे सारे क्वेश्चंस एक एक करके सॉल्व हो गए। अब इससे पहले कि हम अगले क्वेश्चन के ऊपर चलें, फ्रेंड्स, JIB की प्रिपरेशन करने के लिए द बेस्ट कंटेंट इज ऑलवेज द वीडियो लेसन्स, क्योंकि वीडियो लेसन्स में हम सारे कॉन्सेप्ट्स को बहुत सिंपल करके समझाते हैं जिससे आप इजीली अंडरस्टैंड कर जाते हैं और फिर आप देर तक उसको याद रखते हैं, यानी रिकॉल कर सकते हैं। तो इसीलिए प्रेपरेशन वीडियो लेसन से करिए। और हमारे पास वेरी लो प्राइस्ड वीडियो लेसन्स हैं जिसमें क्वालिटी का कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। और साथ में अगर आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को कर लेते हो वो अवेलेबल है हमारे क्वेश्चन बैंक के अंदर, तो फिर आपके ये कॉन्सेप्ट्स और भी इम्प्रूव कर जाएंगे और फिर आपके पास होने की जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो बहुत इंक्रीज़ कर जाएंगी। सो जब अभी तक आपने इनको यूज़ करना शुरू नहीं किया है तो इमीडिएटली इनको यूज़ करना शुरू कर लीजिए। तो ये अवेलेबल कहाँ पे हैं? ये अवेलेबल है हमारी वेबसाइट के कोर्सेज पेज के ऊपर और वहीं से आप हमारी ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलो, अभी तक आप अगर मैंने यूज़ नहीं किया तो बहुत ही लो प्राइस के ऊपर बेस्ट क्वालिटी का ये कंटेंट आपको मिल जाएगा। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट केस स्टडी के ऊपर। सो ये केस स्टडी CTS पॉजिटिव पे सिस्टम से रिलेटेड है। तो देखते हैं इन्फॉर्मेशन क्या गिवन है। CTS positive pay system has been introduced by Reserve Bank of India in banks with objective of prevention of frauds while making payment of checks। तो यहाँ पे CTS पॉजिटिव पे सिस्टम का जो ऑब्जेक्टिव है वो बताया गया है। एक तो इसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इंट्रोड्यूस किया है, दूसरा इसका ऑब्जेक्टिव है जो पेमेंट्स चेकों का हम करते हैं उसमें जो फ्रॉड हो जाते हैं उसको प्रिवेंट करने के लिए। इसी को लेकर के कुछ क्वेश्चंस हैं जिनका आंसर हमने प्रोवाइड करना है। तो चलें देखिए क्या क्या क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन, द पॉजिटिव पे सिस्टम फॉर CTS वाज इम्प्लीमेंटेड सिंस व्हेन। तो इसको कब से इम्प्लीमेंट किया हुआ है? तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है। यस, कैन यू रिकॉल कि इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है कब से है? क्वेश्चन नंबर 1।
सो रिकॉल करें थोड़ा, कब से है ये। सो इट वॉज इम्प्लीमेंटेड सिंस 1 जनवरी 2021। तो इस डेट से इसको इम्प्लीमेंट किया गया। दूसरा क्वेश्चन, द पॉजिटिव पे सिस्टम फॉर CTS इन्वॉल्व्स अ प्रोसेस ऑफ रीकन्फर्मिंग की डिटेल्स ऑफ लार्ज वैल्यू चेक्स। तो पॉजिटिव पे सिस्टम के अंदर हम क्या लेते हैं, कंफर्मेशन लेते हैं, रिकन्फर्मेशन किसकी, की डिटेल्स ऑफ लार्ज वैल्यू चेक्स। जो लार्ज वैल्यू के चेक्स हैं उनकी की इंपॉर्टेंट डिटेल्स मांगी जाती हैं। व्हाट इज द अमाउंट वेयर दिस सिस्टम इज फॉलोड ऑन ऑप्शनल बेसिस। सो अमाउंट कट ऑफ कितना है जहां इसको ऑप्शनल बेसिस के ऊपर फॉलो किया जाता है, मैंडेटरी बेसिस के ऊपर नहीं, ऑप्शनल बेसिस के ऊपर। सो ऑप्शनल बेसिस के ऊपर इसको फॉलो किया जाता है जहां पे अमाउंट 50,000 एंड अबव है, तो वहां ऑप्शनल बेसिस के ऊपर फॉलो करते हैं। पॉजिटिव पे सिस्टम CTS इज मैंडेटरी इन रिस्पेक्ट ऑफ चेक्स विद वैल्यू ऑफ। तो कितने अमाउंट का वो वैल्यू का चेक है जहां पे पॉजिटिव पे कंफर्मेशन हमने मैंडेटरी बेसिस के ऊपर लेनी है। तो यहाँ पे ऑप्शनल थी और यहाँ पे ये मैंडेटरी बेसिस के ऊपर है। तो मैंडेटरी बेसिस के लिए कट ऑफ अमाउंट कितना है, क्वेश्चन नंबर 3। सो व्हाट शैल बी आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 3। तो ये अमाउंट है 5 लाख एंड अबव, 5 लाख या उससे ऊपर वाले अमाउंट के जो चेक्स हैं तो वहाँ पे इसको लेना मैंडेटरी रिक्वायरमेंट रहेगी। What details are required to be provided by issuer of the check? तो ये जो की डिटेल्स सबमिट करनी है इश्यूअर ने कंफर्म करते हुए, तो वो डिटेल्स कौन कौन सी हमने वो प्रोवाइड करेंगे। सो कस्टमर ये कौन कौन सी की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा, क्वेश्चन नंबर 4। क्या आंसर बनता है क्वेश्चन नंबर 4 का। सो व्हाट डिटेल्स आर टू बी प्रोवाइडेड बाय इश्यूअर ऑफ द चेक। फ्रेंड्स ये डिटेल्स होंगी मिनिमम, जिसमें डेट रहेगी, पेई का नाम या बेनिफिशियरी का नाम रहेगा और साथ में अमाउंट रहेगा। तो मिनिमम दिस मच इंफॉर्मेशन हैज टू बी प्रोवाइडेड। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट एक्शन इज रिक्वायर्ड टू बी टेकन बाय ड्रॉई बैंक ऑन रिसीविंग द पॉजिटिव पे डिटेल्स। तो ड्रॉई बैंक मीन्स पेमेंट करने वाला बैंक, उसने क्या एक्शन इनिशिएट करना है वंस इट रिसीव्स पॉजिटिव पे डिटेल्स। पॉजिटिव पे डिटेल्स मिलने के बाद उस बैंक का क्या एक्शन रहेगा। फ्रेंड इस क्वेश्चन का आंसर हम एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जानने के बाद करते हैं। तो पहले जान लेते हैं वो इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। सो व्हाट इज दिस इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। फ्रेंड्स आज की क्लास से रिलेटेड अगर आपका किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप अपने क्वेश्चन को टाइप कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपकी कोई जनरल क्वेरी है तो ये हमारा ईमेल आईडी है, आप हमें यहाँ मेल कर सकते हैं। तो आपके इन क्वेश्चंस का, आपके इन मैसेज को हम सूटेबली आंसर करके आपकी हेल्प कर देंगे। आज का सेशन आई एम वेरी श्योर आपको बहुत यूज़फुल लग रहा होगा। अगर ऐसा है तो इसको लाइक करने में संकोच ना करें, इमीडिएटली इसको लाइक कर दें, क्योंकि YouTube उन सेशंस को जिनको लाइक किया जाता है और बहुत सारे स्टूडेंट्स को दिखाने की कोशिश करता है बाय यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो दिस मीन जब आप किसी सेशन को लाइक करेंगे तो YouTube और बहुत सारे स्टूडेंट्स की हेल्प करेगा। तो क्विकली लाइक कर दीजिए और अगर हो सके तो आप अपने सोशल मीडिया अकाउंट के ऊपर इसके लिंक को शेयर कर लें। और चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारी कई क्लासेस आप मिस कर चुके होंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपकी क्लासेस मिस ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वो भी बेल आइकन के साथ, सो दैट हमारे सारी नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम मिले और आप हमारी किसी भी क्लास को मिस ना करें। तो चलिए अब वापस हम चलते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर। So this was the question, what action is required to be taken by Droi Bank, that is bank which is to make the payment on receiving positive care details। तो ये डिटेल मिलने के बाद ये बैंक क्या करेगा, क्रॉस चेक करेगा इन डिटेल्स को, किसके साथ, उस चेक के साथ जो चेक प्रेजेंट किया गया है।
कि क्या वो डिटेल्स मिल रही हैं, क्या उसमें डेट, बेनिफिशियरी या पेई का नाम, अमाउंट, क्या ये सारी डिटेल्स मिल रही हैं, अवेलेबल हैं, या वो डिटेल्स अवेलेबल नहीं है। और ध्यान रहे ये मिनिमम डिटेल्स हैं। तो इसके अलावा वो चेक का नंबर भी दे देगा कस्टमर, so that there should not be any confusion. If there is a dispute regarding payment of a check under CTS, what is the condition for acceptance of dispute under dispute resolution mechanism of CTS? So CTS का एक dispute resolution mechanism है। अगर कोई पर्सन इसमें अपने इशू को लेके आना चाहता है तो उसकी कोई कंडीशन है जिसे एक्सेप्ट करना होगा। So if there is a dispute regarding payment of a check under the CTS system, what is the condition for acceptance of dispute under dispute resolution mechanism? तो वो कंडीशन कौन सी है जो कंप्लाई विद करनी होगी। सो लास्ट क्वेश्चन है आज की हमारी इस केस स्टडी का। तो ये कंडीशन है कि चेक जो है वो पॉजिटिव पे इंस्ट्रक्शन के मुताबिक कंप्लायंट होना चाहिए। तो ओनली द चेक्स कंप्लायंट विद पॉजिटिव पे इंस्ट्रक्शंस विल बी एक्सेप्टेड। सो दिस मीन्स अगर वो 5 लाख से ऊपर का है चेक तो उसमें मैंडेटरी बेसिस के ऊपर पॉजिटिव पे आना चाहिए। ओनली देन अगर कोई डिस्प्यूट है तो उस डिस्प्यूट को एक्सेप्ट किया जाएगा फॉर रेजोल्यूशन। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की हमारी तीनों केस स्टडीज़ कंप्लीट हो गई हैं। हम इस प्रकार की और केस स्टडीज़ भी कंडक्ट कर रहे हैं, तो आने वाले दिनों में भी हमारे सभी लेसन्स को आप ज़रूर वॉच करें और इनका बेनिफिट लें। तो आज की क्लास अभी हम वाइंड अप करेंगे। एक बार फिर से मैं रिमाइंड करवाऊंगा, अगर आपने अभी तक हमारे सेशन को लाइक नहीं किया है या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत उसको कर दें, सो दैट फ्यूचर में आपको सारे नोटिफिकेशन हमारे मिलते चलें। थैंक यू फ्रेंड्स एंड ऑल द बेस्ट।